मायके का बंटवारा पार्ट 2। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे कालिंदी को उसकी सास इंदु उसके मायके के दोनों भाइयों से अपना हक पाने के लिए भड़काती है और कालिंदी भी भड़क जाती है और मायके जाकर दोनों भाइयों में फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन वैसा हो नहीं पाता। अब मायके का बंटवारा करने आई कालिंदी क्या अपने गलत मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। माँ जी, जल्दी से बताइए ना, क्या करूं और क्या नहीं। मुझे जल्द से जल्द अपना हिस्सा लेके यहाँ से रफू चक्कर होना है। 2 दिन बाद कान्हा का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। कालिंदी बहू, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। तुझे अब अपने दोनों भाइयों के बच्चों को टारगेट पर रखना है और उनके नाम पे लड़वाना है, समझ गई? ओके, ठीक है। आधी ही रेसिपी बताओगी क्या? पूरी रेसिपी बता दो ना। कैसे लड़ाऊं और कैसे टारगेट कराऊं? अरे समधी और समधन जी कान्हा को कुछ ना कुछ तोहफा तो देंगे ही। और उसके बाद और इस तरह इंदु कालिंदी को अच्छे से पट्टी पढ़ाती है। कान्हा के जन्मदिन के अवसर पर कविता और इंद्रजीत अपने गांव की ज़मीन को कान्हा के नाम पर करने का फैसला लेते हैं। तभी कालिंदी विक्रम के पास जाकर कहती है, विक्रम भाई, ये लीजिए आपकी फेवरेट कोल्ड कॉफ़ी। अरे थैंक यू कालिंदी, आओ बैठो ना। विक्रम भाई, आपको पता है कान्हा के जन्मदिन पर माँ और पापा गांव की ज़मीन को उसके नाम पर करने वाले हैं। यानी कि कान्हा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता वो ज़मीन अद्वैत भाई के नाम पर होगी और फिर कान्हा के नाम। मुझे ये बात ना थोड़ी सी सही नहीं लगी। मतलब आप अद्वैत भाई से बड़े हो और दक्ष भी कान्हा से बड़ा है, तो ज़्यादा हक आपका और दक्ष का होना चाहिए ना कि कान्हा का और अद्वैत भाई का। विक्रम कालिंदी की बातों में आकर भड़क जाता है। हाँ कालिंदी, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। दक्ष के जन्मदिन पर तो माँ बाप बस तोहफे देते हैं और कानूड़ा को इतना बड़ा तोहफा। देख लीजिए अब कानूड़ा की कितनी तरफदारी की जा रही है और कितना प्यार बरसाया जा रहा है। विक्रम को अद्वैत और अद्वैत के बेटे कान्हा के प्रति थोड़ी सी जलन महसूस होती है। कान्हा के लिए इंद्रजीत नए कपड़े लाता है। तभी उसी दिन विक्रम भी अनाथ आश्रम के बच्चों को पुराने कपड़े भेज रहा होता है और उसमें कालिंदी कान्हा के लिए नए कपड़े भी डाल देती है। अब कान्हा के नए कपड़ों को विक्रम भाई जब अनाथ आश्रम में भेजने वाले पुराने कपड़ों के बॉक्स में डालेंगे तभी घर में तमाशा होकर रहेगा। बस ये तमाशा बंटवारे का रूप ले ले। अद्वैत जब हॉल में आता है तभी वो देखता है कि विक्रम ने अनाथ आश्रम में भेजने वाले पुराने कपड़ों के बॉक्स में कान्हा के भी कपड़े डाल दिए हैं। तभी कालिंदी उसके पास आकर बैठती है। क्या हुआ अद्वैत भाई, आप उस बॉक्स की तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? कालिंदी देखो ना, विक्रम ने अनाथ आश्रम को भेजने वाले बॉक्स में मेरे कान्हा के इतने महंगे वाले कपड़े जो पापा ने उसके लिए खरीदे हैं वो भी डाल दिए इस पुराने कपड़ों के बॉक्स में। गलती से तो ऐसा हो नहीं सकता। अब जब कान्हा के नाम पर गांव की ज़मीन हो रही है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आना, जलन होना तो लाजमी है ना। तो शायद उस गुस्से और जलन के कारण ही उन्होंने जानबूझकर कान्हा के कपड़ों को यूँ इस तरह इस बॉक्स में फेंक दिए होंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो कालिंदी। आखिर मैं ठहरा छोटा और विक्रम बड़ा। इस तरह दोनों भाइयों को कालिंदी एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। तभी दोनों भाई कविता और इंद्रजीत से जाकर बात करते हैं। माँ पापा, मुझे आपके कान्हा के नाम पर ज़मीन देने के फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने एक बार भी मुझे ये सब नहीं बताया और इसलिए तुमने कान्हा के कपड़ों को आश्रम भिजवाने की कोशिश की है ना विक्रम? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ विक्रम बेटा, अद्वैत बेटा, क्या हुआ है? तब विक्रम की बीवी पूनम और अद्वैत की बीवी त्रिशा आकर सारा मामला संभाल लेती है। अद्वैत, कान्हा के कपड़ों को गलती से मैंने ही विक्रम भाई ने पैक किए हुए आश्रम के कपड़ों के बॉक्स में डाल दिया था। हाँ, और देवर जी, विक्रम को तो उल्टा कानूड़ा के नाम ज़मीन होने की बात से खुशी हुई है। थोड़ा सा भड़क गए थे कि चुपके चुपके ये सब कुछ हुआ, फिर मैंने इन्हें समझा दिया। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और वैसे भी हमारी तो कितनी सारी ज़मीनें पड़ी हैं, हम थोड़ी ना अपने साथ सब कुछ ले जाने वाले हैं। सब कुछ तुम लोगों के नाम ही तो करेंगे ना।
सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी कालिंदी देखती है कि त्रिशा और विक्रम आपस में बात कर रहे थे। ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला अद्वैत से? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आपने कान्हा के कपड़े नहीं रखे होंगे उन पुराने कपड़ों के बॉक्स में। पर इतनी छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनता, इससे पहले मैंने ही अद्वैत को चुप करा दिया, वो भी गुस्से में। आपके ही तो भाई हैं। कालिंदी का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है और इस वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो इंदु को फ़ोन लगाती है। माँ जी, ये प्लान भी फेल हो गया। वो हुआ यूँ कि मेरी दोनों भाभियाँ। और फिर कालिंदी इंदु को सब बताती है, कैसे त्रिशा और पूनम ने आकर रायते को फैलाने से पहले ही समेट लिया। तभी ये सब सुनकर इंदु कहती है, अच्छा, तेरी इन अच्छाई की मूरत त्रिशा और पूनम भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर, अब तू त्रिशा और पूनम के बीच में लड़ाई लगा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का दे और इस बार आग में इतना घी डालना कि वो आग सारे रिश्तों को जला दे और मायके का बंटवारा होकर ही रहे। पूनम और त्रिशा दोनों भी खूबसूरत होती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर फोटोज़ और वीडियोज़ डालना बहुत पसंद भी होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कालिंदी अब कई सारे फेक ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाती है और उनसे त्रिशा की तारीफ़ और पूनम की बुराई करती है। और अपने सोशल मीडिया पर इतने सारे अकाउंट से अपनी खूबसूरती पर बुरे कमेंट्स पढ़कर पूनम को बहुत बुरा लगता है। मेरी तो जम के ट्रोलिंग हो रही है। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? अरे माना कम गोरी हूँ, लेकिन नए नक्श से तो बहुत अच्छी ही हूँ। मेरी तो फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और तो और रोज़ाना मेरी खूबसूरती पर हज़ारों कमेंट्स आते हैं। टेंशन ना लो पूनम, मैं तुम्हें एक क्रीम देती हूँ, वो लगाया करो, तुम्हारे चेहरे का रंग और भी ज़्यादा निखर जाएगा। थैंक यू त्रिशा। त्रिशा पूनम को अपनी फेस क्रीम देती है, जिसे कालिंदी एक अलग क्रीम से चुपके से बदल देती है और फिर पूनम उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। अगली सुबह उठकर देखती है कि उसके चेहरे पर काले दाग आ गए हैं और तभी मैडम कालिंदी भड़काने के लिए हाजिर। हाय राम, पूनम भाभी, ये त्रिशा भाभी ने कौन सी क्रीम दे दी आपको? पहले तो अद्वैत भाई के बेटे कान्हा के नाम ज़मीन करके उन्होंने आपको और विक्रम भाई को जलाया और अब त्रिशा भाभी अपनी खूबसूरती से आपको जलाकर नीचा दिखाना चाहती है। बाप रे बाप। हाँ कालिंदी, एकदम सही कहा तुमने। आज तो उस त्रिशा की खैर नहीं। पूनम त्रिशा से झगड़ने जाती है। त्रिशा, तुमने ऐसा क्यों किया? जल कुकड़ी कहीं की। तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो, इसलिए तुमने मुझे जानबूझकर गलत क्रीम पकड़ा दी है ना? पूनम, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने तुम्हें कोई गलत क्रीम नहीं दी है, सही क्रीम दी है। झगड़ा और बढ़े उससे पहले अद्वैत और विक्रम वहां पर आ जाते हैं। त्रिशा काम डाउन, कुछ गलत फहमी हुई है लगता है। ये देखो पूनम, तुमने जो क्रीम लगाई है वो एक मेल फेस क्रीम है, इसलिए केमिकल रिएक्शन हो गया है। ये 24 घंटे के बाद चला जाएगा। ओह अच्छा, सॉरी त्रिशा। पूनम त्रिशा के गले लगती है और फिर से कालिंदी का प्लान चौपट। सारे पैंतरे आजमा लिए, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। और फिर अगली सुबह कालिंदी आखिरकार सामने से ही नाश्ता करते समय सबसे जायदाद के बारे में बात करती है। माँ, पापा, अद्वैत भाई, विक्रम भाई, अब हमारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो मैं सोच रही थी कि अब काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे भी मेरा हिस्सा मिल जाता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे अभी हिस्सा मिल जाता तो मैं उसका इस्तेमाल कर पाती ना, ब्यूटी पार्लर खोलती और फिर। कालिंदी कह ही रही होती है कि तभी कविता का फ़ोन बजता है। वो होता है मिहिर का कॉल। अरे ये क्या, दामाद जी का फ़ोन? हाँ हाँ बोलिए दामाद जी। मम्मी जी, एक्चुअली क्रिश की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं उसे आधी ट्रिप से सीधे घर लेकर आया हूँ। तो आप प्लीज़ अभी के अभी कालिंदी को भेज दीजिए ना यहाँ पर। हे भगवान, ठीक है ठीक है, क्रिश लल्ला का ख्याल रखिएगा। कालिंदी बेटा, जा ससुराल चली जा, क्रिश की तबीयत खराब हो गई है इसलिए वो लोग लौट आए हैं घर। तुम जो कह रही थी हम उस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है बेटा? लेकिन पापा वो।
अरे कालिंदी जल्दी करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, अपना सामान पैक करो फटाफट। और इस तरह कालिंदी अपने मायके का बंटवारा करने में नाकामयाब होती है और उसके हिस्से की बात तो होती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती और वो खाली हाथ ही अपने ससुराल लौट आती है।